अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत ने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को TLP के साथ मुज़ाकरात पर ना सिर्फ मजबूर कर दिया, बल्कि वो जो एक हार्श रवैया अपनाया जा रहा था इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, उसमें भी थोड़ी सी नरमी लाने की कोशिश की है। वरना आपको पता है हुकूमत तो इस हवाले से चूँकि जिस तरह वज़रा के बयान सामने आ रहे थे, किसी किस्म की लचक का मुज़ाहरा करने पर तैयार नहीं थी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आज रात होने हैं दोबारा मुज़ाकरात TLP के हुकूमत के साथ। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब शरीक होंगे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी शख्सियात हैं जो इस इजलास में शरीक होंगी। ये वही शख्सियात हैं, उसी जगह से आई हैं वो शख्सियात, उसी इदारे की हैं वो शख्सियात जिनके साथ, जिनके ताउन से, जिनकी मदद के साथ लाहौर में शेख रशीद अहमद साहब के, राजा बशारत साहब के, नूरुल्लाह कादरी साहब के TLP के साथ हुए थे मुज़ाकरात। और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहदा भी तय पाया था और उस मुआहदे पर यकीनी तौर पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमें इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। और देखना ये है कि अब इस जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं आज रात, उन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई खैर का पहलू बाहर आता है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल ना बनी, कोई खैर का पहलू सामने ना आया, तो फिर यकीनी तौर पर हालात उस डगर पर पहुंच जाएंगे, उस नहज पर पहुंच जाएंगे जहां से फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस किस्म का रवैया सामने नज़र आ रहा है उसके नतीजे में तो फिर सिर्फ खून बहता हुआ ही नज़र आ रहा है। इस पर बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या क्या हुआ, किसने कौन सी रिपोर्ट पेश की, किसने सारे मामलात के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले अब बात करेंगे हुकूमत की और हुकूमत के इत्तहादियों की, और ख़ास तौर पर उन इत्तहादियों की जिनके सहारे पर हुकूमत खड़ी है। और उन इत्तहादियों की तरफ से तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ एतराज़ अवामी सतह पर पब्लिकली ना सिर्फ सामने आया है, बल्कि वो अब खुल कर तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले बात करते हैं GDA की, क्योंकि GDA हुकूमत की एक अहम इत्तहादी जमात है। और GDA ने ये जो मामला है तहरीक लब्बैक का और हुकूमत का, उनके साथ जो मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में चूँकि उस पर अमल दरामद नहीं, उस पर हुई है खून रेज़ी, पुरतशद्दुद वाक़यात जाने गई हैं। उसमें इस तरफ भी मुसलमान थे, उस तरफ भी मुसलमान थे, दोनों ने एक दूसरे की जानें बहाई हैं। तो इस सूरत हाल पर GDA ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। और GDA की रुकन है सायरा बानो साहिबा। उनकी तरफ से एक तहरीरी जो ख़त है वो दिया गया है जनाब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को, और उस पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ये सारे मामला, यानी जो TLP के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, इस सारे मामलात को ईवान के सामने लाने का वादा भी किया था, उस पर यकीन दहानी भी कराई थी। एक करारदाद कौमी असम्बली के सामने पेश की गई थी। और आज इन्हीं वाक़यात से जुड़े मामले पर लोग एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज हैं। ख़त में यह भी कहा गया कि मामलात को सुलझाने के बजाय ये बात वो है जो हुकूमत के इत्तहादियों की तरफ से सामने आ रहा है। एक अहम इत्तहादी हैं जो सिंध से GDA, उनकी रुकन असम्बली की तरफ से बात सामने आई है। ये बात आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। वो कहते हैं कि हुकूमत मामलात को सुलझाने की बजाय गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपना रही है, जिसके नतीजे में हालात कशीदा होते जा रहे हैं। कई अफराद अपनी जानों से गए हैं, आम शहरी बुरी तरह मुतासर हैं, और हमारे वज़रा, यानी हमारी ही काबीना के वज़रा और मुशीरान के बयानात से मामलात में मज़ीद बिगाड़ पैदा हो रहा है। और आम आदमी के जज्बात ना सिर्फ मजरू हो रहे हैं, बल्कि इस बात का तासुर ज़ोर पकड़ रहा है कि हुकूमत ऐसे मामलात से निपटने के लिए ना कोई सलाहियत रखती है और ना ही उसके पास कोई जामे हिकमत अमली है और पॉलिसी है। अवाम के नुमाइंदा ईवान को इन मामलात से निपटने की पॉलिसी से आगाह रखा जाए और तमाम पार्लिमानी पार्टियों से मिलकर एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। ये मामला आया है जनाब GDA की तरफ से। MQM पहले ही इस वक्त साइड पर होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत के एक और अहम इत्तहादी हैं मुस्लिम लीग काफ। और मुस्लिम लीग काफ, आपको याद होगा कि जब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये बात तय की गई थी कि इनको जेहलम से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी TLP के जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं। और उसी इजलास के अंदर चूँकि सख्ती का फैसला किया गया था, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान काबीना थे, उनकी तरफ से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, तारिक बशीर चीमा की तरफ से, मोहन सलाई साहब की तरफ से। और ये कहा गया था कि जनाब होश के नाखुन लें, इस तरफ मत जाएँ, ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, ये रास्ता कशीदगी की तरफ जाता है, और इस रास्ते के आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। इस रास्ते पर ना चलें, इनको कुछ मौका दें, इनके साथ को बातचीत के ज़रिए कुछ ऐसा सल्यूशन तैयार किया जाए जहाँ से हम आगे बढ़ सकें। लेकिन उनका मामला अब वहाँ पर उनकी बात को नहीं सुना गया।
अब जो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि सरबराह उनको आप कह सकते हैं, और स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनका भी एक ऑफिशियल बयान सामने आया। और इस बयान के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि, और वो कह रहे हैं हुक्मरानों को, यानी इमरान खान साहब को, कि हुक्मरान अपनी अना को ख़त्म करें और मसले को हल करें। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नज़दीक इस मसले के हल में हुकूमती अना सबसे बड़ी रुकावट है, यानी इमरान खान साहब की अना। और चूँकि वो अना रुकावट है, लिहाजा इस मसले का कोई हल नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मज़ीद कहना था कि दुश्मन मुल्क से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपने मुल्क के अवाम से क्यों नहीं। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमतों की कोई अना नहीं होती। इमरान खान साहब को चाहिए कि खून खराबे के ज़िम्मेदार ना बने। पुलिस के शहीद और बेगुनाह मारे जाने वाले लोग क्या किसी से कम मुसलमान हैं? उनकी बेवाओं और बच्चों से पूछें वो किस हाल में हैं। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस मामले पर दीगर जो इत्तेहादी जमात है GDA, बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं और हुकूमती पॉलिसी के ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। ना सिर्फ ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो इस हवाले से हुकूमती पॉलिसी के ऊपर शदीद एतराज़ात करें, बल्कि ख़ुद PTI के अरकान असम्बली अपनी निजी महाफिल के अंदर दोस्त अहबाब के साथ, हम जैसे लोगों के साथ जब बातचीत करते हैं तो वहाँ पर भी ये कहते हैं कि यार बड़ी गलत सूरत हाल है, हम तो हल्के में इस वक्त निकलने के लायक नहीं रह गए, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं और हमारे पास इन सवालात के जवाब नहीं होते। और अब तो हम कोशिश करते हैं कि ये जब तक मामला सेटल डाउन हो जाए हम ज़रा घर से बाहर ही नहीं निकलते। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा या तो इस्लामाबाद रहें या अगर हल्के में जाना हो तो ज़रा कम अपनी मूवमेंट रखें। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हुकूमत और अवाम दोनों के दरमियान जो राब्ता है वो कम होता जा रहा है। और इस राब्ते के फुकदान की वजह से हुकूमत जो पल्स ऑफ द पीपल है, यानी लोगों की जो नब्ज़ है, लोगों के जो हालात है, राय आमा है, जिसको आसानी से जो बात कही जा सकती है, उससे दूर होती जा रही है। उसको ये पता नहीं है कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस नहज पे जा चुके हैं हालात। और एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब आपको पता है कि आज 29 अक्टूबर है, कल को फिर पेट्रोल का एक फल्ला आ जाना है। उसके बाद बिजली की कीमतों में फिर 2 रुपये के सुनने में आ रहा है कि 2 रुपये 30 पैसे के करीब इजाफा किया जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में। और यही वो एग्रीमेंट है जो किया गया है IMF के साथ। तो ये दूसरी तरफ चीज़ें चल रही हैं, यानी अवाम के ऊपर जो बेचैनी है, अवाम के अंदर जो बेचैनी है, उसका किसी किस्म का कोई तदारुक नहीं किया जा रहा। अब अगर ये हालात इस लेवल पर पहुंचते हैं और यहाँ से महंगाई के सताए हुए लोग भी किसी न किसी बहाने से उनका भी अगर ये बबल ब्रस्ट हो जाता है तो फिर तो सूरत हाल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आपने सोशल मीडिया पर उस खातून को देखा होगा जिसने बहुत सारे बिल्स अपने सामने रखे हुए थे और वो जला रही थी और वो क्या क्या सलावातें सुना रही थी जो यहाँ पे आपको मैं सुना भी नहीं सकता। तो इससे जाहिर होता है कि लोगों के अंदर अब बर्दाश्त का वो पैमाना, बर्दाश्त की वो हद वो ख़त्म होती जा रही है। किसी पर एक हद से ज़्यादा ही बोझ डाला जा सकता है। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और GDA यानी मुस्लिम लीग काफ और GDA दोनों हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई होश के नाखून लो, आगे आग का दरिया है, इस दरिया में कूदोगे तो खुद तो मरोगे, सानू भी तो लैट डूबेगा। लेकिन अब उस बात को कोई समझने के लिए तैयार और आमादा नज़र नहीं आ रहा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। दोनों तरफ से ही अपने ही मुसलमान मर रहे हैं, नुकसान किसका है? यकीनी तौर पर ये ऐसी सूरत हाल है। फ़रीक़ैन को लचक का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन ये लचक का मुज़ाहरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में अगरचे अस्करी क़यादत ने यकीनी तौर पर वहाँ पे जो भी सूरत हाल थी वहाँ पे तो उन्होंने सामने ही आना था, लेकिन उन्होंने जो मशवरा दिया वो मशवरा किसी भी तौर पर गलत नहीं है कि जनाब हमें सूरत हाल से को फिज़ल आउट करने के लिए, इसको शेड आउट करने के लिए, इसको फेड आउट करने के लिए हमें कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और इसी वजह से आज और कल 2 दिन उन्होंने मुज़ाकरात के लिए दिए हैं। इस वक्त जो TLP के जो लॉन्ग मार्च है उसकी सूरत हाल ये है कि वो गखर मंडी तक पहुंच चुके हैं और गखर मंडी पे आज रात वो क़याम करेंगे। कल उन्होंने गखर मंडी से वज़ीराबाद जाना है और सुनने में यह आ रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हैं कि दरिया चनाब के ऊपर क्या सूरत हाल है, चनाब के पुल के ऊपर किस तरीके से कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, दरिया जेलम के ऊपर तो कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं ताकि वहाँ से कोई उन दीवारों को कोई अबूर ना कर सके। वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, आपने देखी भी होंगी। तो इस सूरत हाल में जो प्लान हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है वो यही है कि ये वज़ीराबाद से जैसे ही वज़ीराबाद से बाहर निकलेंगे और गुजरात से पर दरिया चनाब वाले एरिया में पहुँचेंगे तो वो जगह ज़रा थोड़ी सी खुली है, वहाँ पे आबादी ज़रा कम है, इर्द गिर्द खासे खुले मैदान है, 10-10, 12-12 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ। वहाँ पर क्रैकडाउन किया जा सकता है,
नामुमकिन तौर पर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर मुज़ाकरात, दुआ तो यही है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन हुकूमत का इरादा यही है कि हम ऐसी ही सूरत हाल में लाकर वहाँ पर क्रैकडाउन करेंगे। और इसीलिए कल इमरान खान साहब कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं और इस सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेना चाहते हैं। अब मामला हुआ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। यहाँ पर इस सारी जो अब तक की सूरत हाल है, यानी ईद मिलादुन्नबी से लेकर अब तक TLP की तरफ से क्या क्या हुआ, हुकूमत की तरफ से क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोगों को रिहा किया गया और कौन कौन से लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया, किस तरीके से ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया पर बनाए गए उसके हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। और ये भी बताया गया कि अब तक 38 अफराद को ये जो ट्रेंड्स बनाने हैं, इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां, 38 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। और ये भी बताया गया है कि इन जो मुज़ाहिरीन हो रहे हैं, ये जो मुज़ाहरे हो रहे हैं और ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसके अंदर जो फैसिलिटेट किया जा रहा है वो मुख्तलिफ ममालिक से किया जा रहा है। शेख रशीद साहब ने आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ से ये ट्रेंड्स चल रहे हैं और इसका मतलब ये है कि जो गैर मुल्की मदद है वो इनको हासिल है। ये अब एक टेक्निकल सी चीज़ है, इसका मुझे पता नहीं कि सिंपल सी बात है, एक ट्वीट अगर यहाँ से होता है तो अगर उसको रीट्वीट साउथ अफ्रीका से कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि मेरे ट्वीट को गैर मुल्की मदद हासिल है। तो जब हमारे सारे मुसलमान इधर उधर हर जगह पे मौजूद हैं दुनिया में और वो अगर इस सूरत हाल से इन्फ्लुएंस होकर कोई ट्वीट रीट्वीट करते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है, तो उसको इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल के हैंडल करना चाहिए। बाकी ये टेक्निकल चीज़ें हैं वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा, इस इजलास में ये रिपोर्ट भी पेश की गई और इस रिपोर्ट के बाद जो डिस्कशन हुई उस डिस्कशन में इमरान खान साहब का ये कहना था कि TLP के जो दो बुनियादी मुतालबात हैं वो तो किसी सूरत नहीं माने जा सकते, यानी इलामा साद रिजवी साहब की रिहाई का मुतालबा और दूसरा फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का मामला। उनका ये कहना था कि ये दो मामलात पर छोड़ के बाकी हर एक मामले पर बात हो सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुतालबात ही दो हैं तो अगर इन पर बात नहीं होगी तो फिर किस पे बात होगी। और यही वो मौका था जहाँ पर उस इजलास के अंदर तवील बहस व मुबासा हुआ और इस बहस व मुबासे के नतीजे में हुकूमत ने इतनी लचकीत ज़रूर दिखाई है कि आज और कल ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। इमरान खान साहब ने इस इजलास में कहा कि साद रिजवी को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली से मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी, यानी रिहाई पर बात हो सकती है कैदियों की, यानी वो जो लोग TLP के इस वक्त गिरफ़्तार हैं, उसके साथ साथ 4th शेड्यूल पर नज़रसानी हो सकती है। लेकिन साद रिजवी साहब के ऊपर उनका कहना है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उनके ऊपर 98 केसेस हैं और चूँकि उनके ऊपर केसेस हैं लिहाजा इस हवाले से कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अब जो सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही है, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट भी नज़र आ रही हैं जहाँ पर रेंजर्स के हवाले से बैनर्स या फ्लैक्सें लगी हुई हैं और वहाँ पर यह बयान लिखा हुआ है कि जनाब हमें आप पर गोली चलाने का इख्तियार मिल चुका है, अगर आपने इस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम आप पर गोली चलाने पर मजबूर होंगे। बेहतर यह है कि आप पीछे हट जाएं और घरों को लौट जाएं। यानी अब ये बात सोशल मीडिया पर जो पोस्ट चल रही है ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी तक जब से रेंजर्स ने चार्ज लिया है, यानी वज़ीर दाखिला ने अपने जो हुक्म के मुताबिक उनको पंजाब गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर रेंजर्स को 60 दिन के लिए तलब किया है, जब से रेंजर्स आई हैं उस वक्त से लेकर अब तक किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और अब क्यों नहीं आया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो सूरत हाल है वो अब संगीनी की तरफ जा रही है और हालात संगीन होते जा रहे हैं। ख़ुद हुकूमती इत्तेहादियों को भी इस बात का इदराक है कि जनाब आगे बहुत बड़ा काम डलने लगा है, लिहाजा हमें फ़ासला इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा एक जो माजी के वज़ीर दाखिला थे उसको गोली लग गई, जो लॉ मिनिस्टर थे उसको इस्तीफ़ा देना पड़ गया, जो वज़ीर आज़म थे उसको किसी न किसी चक्कर के अंदर सज़ा हो गई। जिस जज ने फ़ैसला दिया इस सारे केस के ऊपर, उस जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं उनके ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ रेफरेंसेस चले गए बल्कि बहुत ज़्यादा और भी उनके ऊपर काम शाम किया गया। तो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। ये जो प्रॉक्सीज़ की लड़ाई है इसको ख़त्म होना चाहिए, सियासी लड़ाई को सियासी मैदान में और अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए, यही सबसे बेहतर रास्ता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।